तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में मैं विजय सर और आप हैं इस समय यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो आइए आज के इस सेक्टर में हम लोग यहाँ पर एक खूबसूरत सेशन का मज़ा लेने जा रहे हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करते रहें, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन उसे आसानी से मिल सके। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस के सभी मैथ्स के साथ। तो आज के इस मैथ का सबसे पहला जो सवाल है, 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी ना बचे। तो किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर थोड़ी सी इसमें लॉजिक भी है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 दर्जन किताब दी गई है। तो 2 दर्जन किताब कितने होते हैं स्टूडेंट? अगर 2 दर्जन किताब की बात की जाए तो 24 किताब आपके पास है और नोटबुक आपके पास है 16। तो 24 किताब और 16 नोटबुक। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की हमें कितने अधिकतम सेट बनाए जा सकते हैं, जहाँ भी अधिकतम की बात आए तो हमें सबसे पहले एचसीएफ पर फोकस करनी है। तो हम देखेंगे कि 24 और 16 की एचसीएफ 8 होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके एचसीएफ 8 हैं। तो 8 या 24 यानी कि 3 किताब और आपके 8 दूनी 16 यानी 2 नोटबुक, यानी जो सेट बनेगी आपके वो 3 किताब और 2 नोटबुक की सेट बनेगी। यानी कि एक सेट में 5 ये आपके जो है 5 आपके समान होंगे। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास टोटल सामान कितने हैं? 24 16 40। तो 40 आपके पास सामान है और एक सेट में 5 सामान आएंगे। तो 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 40। यानी कि आप कितने सेट बना पाएंगे? अधिकतम 8 सेट बनाएंगे और ये आपके पास अंत में एक भी नहीं बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर ₹10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो मूलधन है वो 10,000 है और रेट 10% है और 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी 10% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 1/10। तो यहाँ पर अगर आपने 10 रुपये रखे तो 1 साल के बाद आपके ये 11 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक साल के लिए 10 से 11, तो आप 3 साल के लिए रखे हैं तो 3 बार आपके लिए 10 से 11 हो जाएंगी। तो जब आप इधर देखेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन 1000 हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1311 के क्यूब जो होते हैं वो आपके 1331 हो जाते हैं। तो आपके यहाँ धन जो थे वो आपके 1000 नहीं होकर 10,000 हैं, यानी कि इससे आपके 10 गुना ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ भी 10 गुना ज़्यादा कर दे तो इस पर एक जीरो आ जाएगी, 13,310। यानी कि आपके 10,000 से कितने ज़्यादा पैसे बढ़ गए? 3,310। ऑप्शन नंबर बी सवाल के हो गए सही जवाब। तो आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कितनी जो सुपर लॉजिक है। यहाँ पर आप लोग अगर इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने सीख जाते हो तो आपको आसानी से एग्रीगेट भी समझ में आ जाएगा और ब्याज भी एक ही साथ आप लोगों का यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अगर आपसे एग्रीगेट की बात की जाए कुल कितना धन हुआ तो वो आपके लिए 13,310 हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो वहाँ पर 3,310 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर सॉल्यूशन करते हो तो बेहद ही फायदा होगा और टाइम भी काफ़ी बचेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 12.5% यानी कि 12.5% लाभ पर
2250 रुपये में बेची गई। तो लाभ की राशि क्या थी? तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि जो कितने लाभ पर बेची गई है 12.5%, तो जब भी आपके 12.5% होंगे तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। यानी कि अगर आप 8 रुपये की कोई वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचोगे तो यानी 1 रुपये का लाभ होगा वहाँ पर, और आप उसे 9 रुपये में बेचोगे। लेकिन आपने यहाँ पर इससे बेची है 9 के जगह पर 2250 रुपये में, तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो गए? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके 250 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए आपके जो क्रय मूल्य है वो भी 8 नहीं होकर इससे 250 गुना ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपये हो जाएंगे। यानी अगर 2000 रुपये आपके इसके सीपी थे तो आपने तो उसे 2250 में बेचा, यानी कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ था? 250, यानी लाभ की राशि 250 रुपये है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक जानकारी दी गई है। जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप सवाल जो है, सबसे पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पर गौर करें तो बात फ्रेंच की है, तो आपके 20 हैं स्पेनिश वाले और 30 विद्यार्थी हैं फ्रेंच वाले। तो यहाँ पर जो केवल फ्रेंच बोल रहे हैं वो 30 विद्यार्थी हो गए, और 15 विद्यार्थी केवल जर्मन। फिर से फ्रेंच अगर देखें तो 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच, तो वहाँ भी आपको 10 विद्यार्थी मिल गए, और आपको 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, तो इसमें भी आपके 5 विद्यार्थी आ गए। तो 30 10 40 और 5, यानी कि जो आपके 45 विद्यार्थी हैं वो आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इस सवाल का सही जवाब। 45 विद्यार्थी किसी ना किसी तरह वहाँ फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब इसका एक अगला सवाल यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्पेनिश बोलने वाले विद्यार्थियों को ढूंढें। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो आपके स्पेनिश वाले विद्यार्थी आपके यहाँ पर 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश में है, तो स्पेनिश में आपके यहाँ हो गए 20, और उसके बाद यहाँ आप ध्यान दें तो 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले हैं, तो इसमें भी आपको 10 विद्यार्थी स्पेनिश के मिल गए। इसके अलावा स्पेनिश के और विद्यार्थी नहीं हैं, और यहाँ पर स्पेनिश और जर्मन पसंद करने वाले। अब जर्मन की बात करें तो जर्मन यहाँ बात करेंगे तो 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 15 यहाँ पर आपके जर्मन वाले हैं, और आपके यहाँ पर 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच दोनों में, तो यहाँ भी 5 जर्मन वाले हो गए। तो आप यहाँ देखेंगे स्पेनिश और जर्मन की बात करें तो स्पेनिश वाले आपके हो गए 30, जबकि आपके जर्मन वाले हो गए 20। तो अगर हम इसके अनुपात निकालेंगे तो 30:20, यानी कि आपके हो जाएंगे 3:2। इस सवाल के सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर सी 3/2 हो गए आपके सही जवाब। अब इसमें एक और सवाल है, 100 विद्यार्थी की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो यहाँ पर आंकड़ा जो है वही दिया गया है। कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो अगर आप एक भाषा की बात करें तो टोटल तो वहाँ पर 100 विद्यार्थी, ये तो आप जान रहे हैं कि 100 विद्यार्थियों की कक्षा है। उसमें से आपको क्या करने हैं
कि केवल आपसे पूछा जा रहा है कि केवल एक भाषा की बात है, तो जो दोनों भाषा बोल सकते हैं उनको हम वहाँ से माइनस कर लेंगे। तो 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में है, जबकि 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच दोनों में है। तो 15 विद्यार्थी आपके 2 भाषा बोलने वाले हैं। तो इसके अलावा 85 जो बच गए, ये 85 विद्यार्थी आपके केवल एक ही भाषा पसंद करते हैं। तो इस तरह से इस पर जानकारी पर आधारित सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक आंकड़ा दिए गए हैं और इसके माध्य मान आपको ज्ञात करने हैं, यानी कि आपको मीन ज्ञात करने हैं, यानी कि औसत। तो आप चाहे जो भी कहें, औसत, एवरेज, मीन, माध्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई बड़ी तो यहाँ पर आंकड़े नहीं है, छोटे मोटे आंकड़े हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम सभी को जोड़कर और जितने उसमें आंकड़े हैं उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो आप 8, 7, 15, 5, 20, 25, 29, 3, 32, 34, 2 टोटल आपके 36 हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर जो आंकड़े को गिनेंगे तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े हैं। तो 4 नंबर 36, 4 दूनी 8, 9/2 यानी कि 4.5 ऑप्शन नंबर ए हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित जो आपके यहाँ पर दशमलव के आपको जो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड दिए गए हैं, इनमें से आपके सबसे छोटा ज्ञात करना। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई संख्या पॉइंट के बाद जैसे 01, 001, 0001, तो जितनी जीरो बढ़ती चले जाएगी वो संख्या उतनी छोटी होती चले जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें गौर से तो आखिरी जो आपके डी नंबर ऑप्शन है, यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर गुणनफल तो 4 ही होंगे, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें टोटली आपके अंकों की जो संख्या होगी वो आपके 4 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सबसे छोटी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो दशमलव है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल यहाँ पर है कि एक निश्चित पुरस्कार राशि पी, क्यू और आर को 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। यदि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले हो तो क्यू की हिस्सेदारी क्या है, आपको वो मालूम करनी है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुपात में अगर देखें तो आर आपके लास्ट वाले हो गए और पी आपके पहले वाले हो गए। तो आर को पी से 1000, अगर यहाँ अनुपात में देखें तो आर को पी से 4 यहाँ पर अधिक मिल रहे हैं। तो इस 4 की जो वैल्यू है वो 1000 रुपये हो जाती है, यानी कि इससे कितने गुने ज़्यादा हो रहे हैं, 250 गुने ज़्यादा हो रहे हैं। तो Q का हिस्सा अगर हम ज्ञात करेंगे तो Q को 5 हिस्सा मिला, तो वो भी 5 नहीं होकर 250 गुना ज़्यादा, यानी कि 1250 हो जाएंगे Q के हिस्से में। तो 1250 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया था। तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो छूट है वो 15% है। तो 15% आपके कितने हो जाते हैं, 3/20 हो जाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि अगर 20 रुपये किसी वस्तु की सीपी है तो 15% छूट के बाद 3 माइनस होकर आपके वो 17 रुपये में मिलेंगे। लेकिन यहाँ 15% छूट के बाद ये चीज़ आपको 340 रुपये की मिली है, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। यानी तब सीपी इसके कितने हो जाएंगे, इससे 20 गुना ज़्यादा, यानी कि 400। तो यहाँ पर आपके 2 पेन की बात कही गई है। तो अगर 2 पेन की 400 कीमत है तो प्रत्येक पेन का जो क्रय मूल्य हो जाएगा
वो आपका 200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसके सही जवाब। तो यहाँ जो अब आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपको दी गई कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विकर्ण की लंबाई है वो आपके हैं 11 सेमी, यानी अगर एक आयत हम इस प्रकार से बना लें तो इसकी जो विकर्ण है वो 11 सेमी है, और लंबाई चौड़ाई यानी कि आधा परिमाप, जो आधा परिमाप होता है वो आपके लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाते हैं। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपको 13 दी गई है, और आपको विकर्ण की जो माप है वो 11 दी गई है। तो आप जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 है। तो आपको यहाँ क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके रूट ओवर उधर चले जाएंगे तो स्क्वायर यानी कि 11 की स्क्वायर 121 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके हो जाएंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2LB इक्वल टू आपके 121 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे जो L प्लस बी आपके वो 13 दी गई है, तो 13 की स्क्वायर 169 हो जाएगी। तो 169 और हम इधर से 121 को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू आपके 2LB हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2LB जो हो गए, 2LB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 48 हो गई। तो जब यहाँ पर हम 2 से इसे कटा दे 24 टाइम में तो LB आपके 24 हो गए, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो आपके 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस तरह से इसे समझ लिया होगा कि बिना कोई आंकड़े स्पष्ट दिए हुए हम कैसे आयत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके जो बीजीय व्यंजक का सवाल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स माइनस वाई आपको दी गई है। तो आप यहाँ जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है वो आपके एक बार ए माइनस बी और एक बार आपके ए प्लस बी फॉर्म में होती है। तो जब भी इस तरह के आपके आंकड़े हैं तो डिवाइड एक्स माइनस वाई यानी कि बट्टे एक्स माइनस वाई कर लेंगे यहाँ। तो एक्स माइनस वाई आपकी कट जाएगी तो आपकी एक्स प्लस वाई हो गई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी लाभ क्या है। तो अगर 1350 रुपये में खरीद कर 1458 रुपये में बेचा गया है तो इससे 108 रुपये लाभ हो गए। और जब भी हम लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे तो वो हम कहाँ करेंगे, CP पर करेंगे, यानी कि 1350 पर करेंगे। तो इंटू हम लोग 100 कर लेंगे तो आपके लाभ प्रतिशत निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमने 0 0 कटा दिया तो 5 दूनी 10 और 5 से ये आपके हो गए 27 बार में कट गए, 27 चौके 108। तो 4 × 2 8% जो हो गई उसकी ऑप्शन नंबर डी लाभ प्रतिशत। सवाल आपके त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 tan A बराबर 5 है। तो इस कंडीशन में आपके tan A बराबर 5 बट्टे हो जाएगी 12। तो कॉसेक के आपको फाइंड करने हैं। तो कॉसेक के जो होते हैं वो आपके लिए होते H बट्टे P। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि tan A होते हैं P बट्टे B। तो जब P और B 5 12 हो तो H तो आपके स्पष्ट है कि 13 हो जाएंगे ट्राइप्लेट्स के नियमानुसार। तो यहाँ पर आपको H की वैल्यू 13, तो 13 बट्टे और P की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो 13 बट्टे 5। लेकिन यहाँ पर किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन सही होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
प्रश्न है कि पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपये और 35,000 रुपये कमाते हैं। वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय के लिए दान करते हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। तो यदि हम दान को निकाल दें तो पति के 45,000 में से आपके निकल गए 5,000 यानी 40,000, और पत्नी के 35,000 में से निकल गए 5,000 तो 30,000, यानी कि जो उनकी संयुक्त आय है वो हो गई 70,000। तो 70,000 में से जो पति की आय है वो है 40,000, यानी कि 40,000 बट्टे आपके हो गए 70,000, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए 400/7। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7×5 = 35, 7×7 = 49, 57.14% ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त की परिधि दी गई है, तो आप जानते हैं कि जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो 2πr बराबर हो गए 18 पाई। तो यहाँ से आपके r की वैल्यू निकल जाएगी, 2 × 18, तो r की वैल्यू 9 सेमी हो गई। तो अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आपके हो जाएंगे πr², यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 पाई वर्ग सेमी। तो 81 पाई वर्ग सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गए इसके सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न अब आपके त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 cos² 0 डिग्री। तो cos² 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 के स्क्वायर, -4 sin² 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएंगे, +6 cosec² 45 डिग्री। तो cosec 45 आपके हो जाते हैं √2, तो √2 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो 5 × 1 5, उसके बाद 4 × 1/4 + 6 × 2। तो यहाँ से आपके 4 और 4 कटने के बाद 5 - 1 + 6 दूनी 12। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 5 आपके हो जाएंगे 17 - 1 = 16। ऑप्शन नंबर डी हो गए इस सवाल के सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल M की गति दूसरी मोटरसाइकिल L से 2 गुनी है। यदि M 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा और 15 मिनट में तय करता है तो L की गति क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इन दोनों L और M की जो गति का अनुपात है, तो M की गति L से 2 गुनी है, यानी कि जो L/M। तो L अगर 1 है तो M की गति 2 है, 1/2 हो गए। M की गति आपके L से 2 गुनी है। तो यदि आपको M 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, तो यहाँ पर जो आपको M की आपकी दे दी गई है समय, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपकी गति के अनुपात है उसके विपरीत आपके समय के अनुपात हो जाते हैं। तो गति के अनुपात 1/2 है, तो समय का जो अनुपात होगा वो आपके 2/1 होगा। तो जो समय M ले रहा है उससे दुगना समय L लेगा। तो M यहाँ पर 1 घंटा और 15 मिनट ले रहा है, तो L जो है वो आपके 2 घंटा और 30 मिनट यहाँ पर ले लेंगे। तो 2 घंटा 30 मिनट अगर 100 किलोमीटर जाने में लग रहा है
तो उसकी जो चाल है वो आपके 100/2 घंटा 30 यानी 2.5 घंटे हो गए, यानी कि 5/2। तो आपके 2 ऊपर चले जाएंगे तो 5 से हमने कटा दिया ऐसे 20 बार में, तो 20 दूना 40 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपके हो गए सही जवाब। यानी कि जो आपके एल की गति है वो आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन आपके एचसीएफ का है। तो यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई है जिसका एचसीएफ निकालना है, 69, 96 और आपके 138। तो एचसीएफ निकालने का मैं आपको सबसे सरल तरीका यहाँ बता रहा हूँ, सुपर लॉजिक है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छः 18। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो सभी संख्याएं होती है वो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरे स्टेप पर अगर हम देखें तो यहाँ 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब तीनों संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए एचसीएफ जो है वो आपके 3 हो जाएंगे। तो ये थे आपके एचसीएफ निकालने का सबसे सरल तरीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपके जो रोगी का अनुपात में स्टाफ का अनुपात है वो आपके 1:6 होते हैं। तो कहने का मतलब है कि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है, यानी कि एक नर्स की देख रेख में 6 रोगी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब आपके यहाँ पर जो नर्स है वो 26 हो गए। तो अगर एक नर्स पे 6 रोगी की देखभाल होती है तो 26 आपके जो नर्स है वो 26 गुना 6 यानी कि आपके 156 रोगियों की देखरेख करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 156 रोगियों को अधिकतम भर्ती कराया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके लिए जो क्वेश्चन है 4 × 3x - 2 = 2 × 3x + 8, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यहाँ से 2 दूनी 4 यहाँ पर कटा ले तो आपके 2 तिया 6x - 2 दूनी 4 बराबर आपके 3x प्लस आपके हो जाएंगे 8। तो अगर x की तुलना कर ले तो 3x बराबर हो गए 12। तो x की जो वैल्यू है वो आपके 4 हो जाएगी। तो 3 चौके 12, x की वैल्यू 4। अब अगला सवाल आपके लिए है कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके 10% ब्याज के दर हैं, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आपके हो जाएगी 1/10। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 रुपये लिया है तो वो उसके 11 रुपये टोटल लौटाएंगे। लेकिन यहाँ बात 4 वर्ष की गई है, तो 4 रुपये में इसके हर साल 1-1 रुपये के हिसाब से 4 रुपये ब्याज लगेंगे। तो 10 रुपये के उसे 4 साल में टोटली 14 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने 14 रुपये नहीं बल्कि 10,920 रुपये चुकाए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये इसके कितने गुना ज़्यादा हो गए, तो ये इसके 78 गुना ज़्यादा हो गए, यानी कि 780।
तो यहाँ से अगर हम इसे 780 गुना ज़्यादा कर ले तो यहाँ पर 7,800 रुपये हो जाएगी उधार दी गई राशि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 80 है और ए माइनस बी की 4 हो तो ए बी बराबर कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी यहाँ पर आप दिमाग लगाएं तो आपको यहाँ पर हल हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो इसे सॉल्व भी करके बना सकते हैं। तो जब भी आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी गई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होते हैं तो वो आपके ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू 80 दी हुई है, यानी कि ये जो आपके ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला दी गई है वो आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए है। तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, तो 4 की स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो गई 80। तो यहाँ से आप देखेंगे जो 2ab हो गए वो आपके यहाँ 18 माइनस 16 यानी कि आपके हो गए 64। तो 2 से ये आपके कट जाएंगे 32 बार में, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो 32, ऑप्शन नंबर डी हो गए सही जवाब। अगला सवाल है इस सेट में एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो आपके एम 5 दिन में कर सकते हैं और आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो मान लो अगर टोटली 20 काम है तो एम प्रतिदिन 4 काम कर सकेगा और आर प्रतिदिन 1 काम कर सकेगा। तो दोनों अगर मिलकर काम करे तो 4 1 डेली 4 1 5 काम करेंगे। तो 20 काम है तो आपके 5 चौके 20, तो दोनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ी क्रमशः 13, 9, 5, 11 पारियों में खेल चुके हैं। अगर डेटा सेट का माध्य 9 हो तो 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ ये देखें कि जो आपके माध्य है वो 9 है, 5 खिलाड़ी टोटल हैं, तो आपके यानी प्रति खिलाड़ी अगर 9 मैच खेलते हैं तो टोटल मैच वहाँ पर 45 खेली जानी है। लेकिन यहाँ पर इन चारों ने मिलकर 11, 9, 20 और 13, 5, 18 यानी कि 20, 18, 38 खेल इन चारों ने मिलकर खेले हैं। तो जो 5वें खिलाड़ी द्वारा खेला गया है वो 7 खेल खेले होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गए इसके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक आदमी प्रातः 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है और 24 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वह गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये व्यक्ति 24 किलोमीटर दूर गया है और उसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 8 या 24, तो इसे टोटल 3 घंटे लगे। तो वह सुबह 8 बजे निकला तो 8 3 11 बजे वो AM में अपने गंतव्य पर पहुंच चुका होगा। तो 11 AM पर ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि 11 PM भी ऑप्शन में है। तो चूँकि ये प्रातः 8 बजे अपनी यात्रा पर निकला है तो 11 बजे AM पर वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचेगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और कला के छात्रों का जो अनुपात है वह 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1328 है तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात है वो 5:3 है, यानी कि जो कुल छात्र हो गए वो 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके
कुल संख्या 8 नहीं होकर 1328 है। तो यहाँ से कितने गुना ज़्यादा हो जाएंगे? 166 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो कला के छात्रों की संख्या निकालनी है। तो कला के छात्र आपके 3 हैं, तो 166 गुना अगर हम लोग 3 कर दें तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 498, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गए इसके सही जवाब। अब यहाँ पर जो आपके सवाल हैं वो आपके हैं 2 गुना 4 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और बट्टे में आपके हैं 3 गुना 16। तो यहाँ से आपके अगर यहाँ से हम 3 के स्क्वायर को कटा दे तो आपके 1 3 यहाँ पर बच जाते हैं, और आपके जो 2 अट्ठे हैं वो 16 पहले कट जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 4 की क्यूब हो जाती है 64 गुना 3 बट्टे 8, तो 8 64 और 8 तिया आपके हो गए 24। ऑप्शन नंबर ए हो गए इसके बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चूँकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया था। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि 68 के जगह पर आपके 86 टाइप हो गए। तो टाइप करने थे 68, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा टाइप हो गए। यहाँ पर आपके 18 हमने ज़्यादा टाइप कर दिए। तो अगर आधा सभी में बढ़ गया है तो 18 से, तो यानी कि यहाँ पर आपके 18/1/2 कर दे तो 18 दूनी आपके हो जाएंगे 36, यानी कि 36 विद्यार्थी आपके ऑप्शन नंबर बी। आपके टोटली वहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं? आपके टोटली वहाँ पर 36 विद्यार्थी टोटल हैं। अगला क्वेश्चन आपके नियामक ज्यामिति से रिलेटेड है। कौन से चतुर्थांश में बिंदु -4 -3 स्थित है? तो आपको यहाँ पर हमेशा ये डायग्राम याद रखनी चाहिए कि आपके जब भी दाएं ओर होते हैं वो प्लस होते हैं और ऊपर भी हमेशा प्लस होता है, लेकिन आपके बाएं ओर और नीचे हमेशा माइनस होता है। और आपके जब हम इसे चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहला चतुर्थांश इसे माना जाता है। ये आपके होते हैं दूसरे चतुर्थांश, उसी प्रकार ये आपके हैं तीसरे चतुर्थांश और ये आपके हो जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो अगर हम दोनों माइनस की बात करें तो वो आपके तीसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं। और हमेशा हमें पहले x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू आपको इस लाइन पर लेनी होती है y, क्योंकि ये y अक्ष होती है और ये x अक्ष होती है। तो x पहले लेंगे, यानी कि अगर x प्लस और y माइनस की बात करें तो वो चतुर्थांश में हो जाएगा, लेकिन x माइनस और y भी माइनस की बात करें तो वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि चतुर्थांश को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आदमी 9 दिन काम करेंगे, तो आप 5 गुना 9 45 लोगों की मजदूरी दोगे और 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो अब इसे 3 से डिवाइड कर दे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि ये 15 दिनों में करेंगे। तो जैसे कि 9 पचे 45, तो 15 तिया भी 45, तो मजदूरी 45 ही होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। तो 50 और 80 के बीच हम लोग अभाज्य संख्या आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग जो है आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारा जो एक स्पेशल आपके प्राइम नंबर्स की एक स्पेशल चैप्टर हमने पढ़ाई है
यानी कि आभास संख्या पर आधारित हमारा एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जहाँ पर कि आप आभास संख्या के सारे समस्याओं को दूर कर लेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज मैथ में प्राइम नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और सारे डाउट को आप वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो आभास संख्याएं जो होती हैं जब भी हम निकालते हैं तो वो 6 की टेबल के आजू बाजू में होती है। अगर हम 50 और 80 के बीच देखें तो 50 के बाद जो 6 की पहली टेबल आती है वो आपकी 54 आती है। उसके बाद आपके होते हैं 60, 66, 72 और आपके 78। तो यहाँ से आपके 54 के पहले 53, 54 के बाद 55 तो आभास संख्या नहीं होगी, 60 के पहले 59 और 60 के बाद आपके 61 हो जाएगी, और 66 के पहले 65 तो आभास संख्या नहीं होती है, 67 आपकी आभास संख्या हो जाएगी, 72 के पहले 71 और 72 के बाद आपकी 73, 78 के पहले 77 आभास संख्या नहीं है, लेकिन 78 के बाद 79 आभास संख्या है। तो इस प्रकार से जो 6 की टेबल अगर आप लिख देंगे तो उसके आजू बाजू में ही आपको हमेशा आभास संख्याओं का स्थान होता है, तो आपको आसानी से आभास संख्याएं निकालने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो आइए अब इसके योग को देख ले। तो यहाँ पर अब हमें जो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आभास संख्याएं मिले 50 से 80 के बीच। तो यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ दें, यानी कि आपके 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9, 3, 12, 13, 7, 20, 21, 21, 9, 30, 3, 33, 33 का 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही संख्या में यहाँ इकाई की 3 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ही सी इसके सही जवाब होंगे। तो इसे अगर पूरा आप जोड़ लेंगे तो 463 आ जाए। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी 4 पर्यटक बसों 1, 2 और 3 और 4 द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी को किलोमीटर में दर्शाती है। तो इस जानकारी पर विचार करें और आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बस 1, 2, 3, 4 है उसकी शुक्रवार से शनिवार तक की जो आपकी टूर की गई है, तो उसकी ट्रेवलिंग डिटेल्स दी गई है किलोमीटर में। तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि सभी 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा। तो औसत सबसे कम उसी का होगा जो बस सबसे कम चली होगी। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो बस 1 जो है वो आपके 7, 5, 12, 4, 16, 17, 5, 22, 4, 2650 किलोमीटर बस 1 चलती है। और इसके बाद अगर हम बस 2 की बात करें तो 15, 6, 21, 4, 2500, ये 2550 किलोमीटर है। उसी प्रकार जब हम बस 3 की बात करेंगे तो 713, 5, 18, 18, 5, 23, 24, 4, 28 किलोमीटर, ये आपके 2800 किलोमीटर हो गए। और जब आप बस 4 की बात करेंगे तो 5, 10, 6, 16, 6, 22, 5, 2750। तो यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार सभी बसों में से जो बस 2 की जो कुल द्वारा तय की गई दूरी वह सबसे कम है, इसलिए 5 दिनों में बस 2 का औसत सबसे कम रहेगा। फिर हम अगले सवाल को पहले पढ़ लें कि किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है। तो शुक्रवार से मंगलवार तक अगर हम सभी बसों के ध्यान से देखें उनके तय की गई दूरी को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपके जो पहला बस है 500 से 490, तो इसमें कमी हो गई। उसी प्रकार
अगर आप यहाँ देखें तो अंत में 400, तो इसमें भी कमी हो गई अंत में। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 475, 500, 525, 600 और 700, तो इसमें क्रमिक वृद्धि ही होती गई है, इसमें कभी कमी नहीं आई है। तो इसका मतलब जो बस 3 है उसमें मंगलवार, शुक्रवार से मंगलवार तक की दूरी में एक क्रमिक वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। आपके सही जवाब सी नंबर, बस 3। बसों द्वारा कुल तय की गई दूरी अधिकतम किस दिन होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें पहले बस शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पर आपके जो टोटली होते हैं वो 5, 10, 15 और लगभग 2000 किलोमीटर होती है। यहाँ आपके 2050 किलोमीटर होते हैं। अगर हम रविवार को देखें तो 6, 5, 11, 11, 5, 16, 4 आपके 16, 5, 2100 होते हैं। और यहाँ पर 6, 6, 12, 6, 18, 5, 2300 किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ देखें 7, 4, 11 और 7, 5, 12, ये 2300 और यहाँ पर ये 2310 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब सोमवार के दिन जो चारों बस के द्वारा तय की गई दूरी है वो अधिकतम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके। तो किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी? तो अगर हम यहाँ पर सभी दूरी को देखें तो अधिकतम दूरी जो है आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको आंकड़े अधिक से अधिक दिख रहे हैं। तो 6, 18, 5, 2310 किलोमीटर अगर सोमवार को देख लें तो सोमवार के अलावे बाकी दिनों में अधिकतम आंकड़े एक आपके यहाँ मंगलवार को दिख सकते हैं। तो 7, 4, 11, 7, 18, 5, 23, तो यहाँ एक्यूरेट 2300 है, जबकि ये आपके सोमवार को 2310 किलोमीटर है। तो इसलिए इसका मतलब सोमवार को जो है वो आपके तय की गई जो दूरी है वो अधिकतम यहाँ पर आपको सोमवार को हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे सही जवाब। तो इस प्रकार यहाँ पर आज के जो सेट में सवाल थे उसके हमने पूरी सॉल्यूशन कर दी। तो आज के फिर एक नए पीडीएफ के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर, तो तब तक के लिए गुड बाय।